हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में बात की थी विद्युत क्षेत्र पाठ में, जिसमें हमने कूलाम का नियम कंप्लीट किया था, उस पे क्वेश्चन किए थे। उसके अलावा हमने अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, इनके सदिश रूप और इनके ऊपर आधारित प्रश्नों की हमने बात की थी। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की बात हुई है तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, ठीक है, और इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1, 2 और 3, ये तीनों पार्ट आप देखोगे तो आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा, मतलब कंटिन्यूसली आप बने रहोगे। ठीक है, आगे अपन बात शुरू करते हैं आज के विषय की। तो आज अपन बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं इनको, या क्षेत्र रेखाएं भी कहा जा सकता है। विद्युत बल रेखाएं या फिर क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बात करें पर आवेश की, हमने बात की थी कि एक आवेश होता है पॉजिटिव, एक आवेश होता है नेगेटिव। तो जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो इन्हीं में से बनेगी, इन्हीं से विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। अब इनकी परिभाषा की बात करें तो क्या है, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती। सबसे पहली बात है काल्पनिक रेखाएं, मतलब वास्तव में ये दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। दूसरा, इन रेखाओं की दिशा, इन रेखाओं की दिशा, रेखाओं की दिशा किससे इंगित करती है? विद्युत इंगित करती है, इंगित करती है किसको? विद्युत क्षेत्र को इंगित करेगी। ये रेखाएं कहां से निकल रही है, कहां प्रवेश कर रही है, इस आधार पर अपन बताएंगे कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब पूरी परिभाषा की बात करें तो वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा है। अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। इनके कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी। तो क्या क्या गुण है? सबसे पहले गुण की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से, मतलब धनात्मक आवेश, ये मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है तो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती है। पहला गुण क्या इसका? धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती है। और माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू में प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू में प्रवेश करती हैं। अब इससे दिशा कैसे पता चलेगी? जैसे मान लो ये निकाय है, इस निकाय में प्लस आवेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। इसमें बाहर की तरफ होगा विद्युत क्षेत्र। और ये कोई निकाय है, इसमें माइनस आवेश है सारे के सारे, तो इसमें अंदर की तरफ होगा विद्युत क्षेत्र, अंदर की तरफ। और इसमें किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो ये दिशा का अपन को पता चलता है, दिशा को इंगित करती है। किसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो पहला गुण तो ये हो गया। अब बात करें दूसरे गुण की, तो ये रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, मतलब प्लस आवेश और ये माइनस आवेश। अब बल रेखा यहां से बाहर निकलेगी और इसमें प्रवेश करेगी। ये इस प्रकार, ये प्लस से बाहर निकल रही है और माइनस में प्रवेश कर रही है। तो माइनस में प्रवेश करेगी तो बंद लूप का निर्माण। बंद लूप का मतलब होता है इस प्रकार का वक्र कि एक तरफ से मान लो ये दिशा इस प्रकार जा रही है और वापस ये बंद वक्र होता है। तो इस प्रकार का वक्र इसमें कहीं नहीं बनेगा। यहां सिर्फ और सिर्फ बल रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं आएगी। मतलब +2 नेगेटिव तो जाएगी लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कभी नहीं आएगी। यदि ये दोनों कंडीशन होती तो क्या बनता? बंद वक्र बनता। लेकिन विद्युत बल रेखा बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। अब देखो आगे तीसरा गुण इसका, बंद वक्र की बात हो गई। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हो गया? देखो ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, एक बल रेखा ऐसे गई, दूसरी कभी भी इस प्रकार यूं ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यहां जैसे प्रतिच्छेद कर रही है तो इस प्रकार कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्या कारण है इसका? यदि ये प्रतिच्छेद करें, यदि दो बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु, इसको मैं कटान बिंदु भी कह सकता हूं, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये जो कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी। दो दिशाएं कौन सी? इस पॉइंट के ऊपर ये स्पर्श रेखा जा रही है एक, और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार, मतलब E1 और इसको E2 मान लिया मैंने। और एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कभी भी संभव नहीं है, संभव नहीं है। दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं होती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगली बात करें, यदि आवेश समान है, ये प्लस आवेश, दूसरा भी प्लस आवेश, आवेश यदि समान है तो इन आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और प्रतिकर्षण की वजह से, अब आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण क्यों हुआ? क्योंकि बल रेखाओं में प्रतिकर्षण हुआ। ये इस प्रकार, इसकी बल रेखाएं भी बाहर की तरफ और इसकी बल रेखाएं भी बाहर की तरफ, क्योंकि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये बल रेखाएं दूर दूर जाएगी, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, और इन दोनों को आपस में मिला है तो एक मध्य में एक बिंदु प्राप्त होता है। ये बिंदु, इसको कहते हैं उदासीन बिंदु, इसको कहा जाता है उदासीन। इसको n मान लेते हैं, मतलब न्यूट्रल पॉइंट, इसको कहते हैं उदासीन बिंदु। V जातीय, ये तो कैसे है? समान आवेश की बात होगी, समान आवेश। अब मैं बात करूं V जातीय या विपरीत आवेश की, तो विपरीत आवेश में तो क्या होगा? प्लस से बाहर निकलेगी, माइनस में प्रवेश करेगी। बल रेखाएं प्लस से बाहर निकलेगी, माइनस में प्रवेश करेगी। इस प्रकार ये बल रेखाएं बनेगी। ठीक है, ये प्रवेश कर रही है माइनस में और प्लस से बाहर की ओर निकल रही है। ये विपरीत आवेशों के कारण होगा। और आवेश समान है, इसकी जगह माइनस होता तो भी क्या होता है? इनमें प्रतिकर्षण का बल लगता है, इसमें कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये इसका एक और गुण है। अब अन्य गुण की बात करें, इसके अलावा और क्या गुण है? इसके अलावा जैसे कोई चालक है, और कैसा है? गोलीय चालक है, कोई गोल चालक है, कोई आवेशित गोला मान लेते हैं, या कोई चालक गोला है, तो चालक गोले की सतह पर, ये इसकी सतह है, ये इसकी सतह है, ये इसकी सतह मान ली, कहीं पे भी मान लो, यहां पे मैंने मान ली एक सतह इसकी सरफेस पे, ये सतह, इसके पृष्ठ की ये सतह, ये सतह। तो किसी भी चालक गोले की सतह पर ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा लंबवत होती है, इस प्रकार। यहां क्या होगी? लंबवत। ये लंबवत है, ये लंबवत, यहां पे भी लंबवत है। ठीक है, यहां पे भी लंबवत है। तो किसी भी चालक गोले की सतह पर विद्युत बल रेखाएं उस चालक गोले की सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। और इसका अंतिम गुण क्या है? कि कोई भी बल रेखा किसी भी चालक गोले के अंदर से प्रवेश नहीं करती है, अंदर से प्रवेश नहीं करेगी। मान लो इधर कुछ बल रेखाएं आ रही हैं, ये यहां टकरा गई, लेकिन इसके अंदर से नहीं जाएगी। यहां से मान लो बल रेखाएं गई तो इस प्रकार चली गई, यहां से बाहर निकल गई, लेकिन इसके अंदर से प्रवेश कभी नहीं करेगी। तो कोई भी विद्युत बल रेखा किसी भी चालक गोले के अंदर से प्रवेश नहीं करती है, या इसको पार, अंदर की तरफ से गुजरते हुए पार नहीं करती है। तो ये विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। ठीक है, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं, अभी तो आवेश बने हैं, तो अब बनेगा विद्युत द्विध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? विद्युत द्विध्रुव। तो अपन बात करते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव की। अब विद्युत द्विध्रुव क्या है? ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो कोई दो विपरीत तथा समान चीज क्या है? समान आवेश और विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के। विपरीत प्रकृति का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश होना चाहिए। और इनका मापांक क्या होगा? समान मापांक। यहां लिख देता हूं मैं मापांक। मापांक का मतलब इनका मान समान, जैसे 2 कूलाम 2 कूलाम, तो प्लस ही 2 माइनस भी 2, दोनों बराबर है। और क्या चीज है? अल्पज्ञ दूरी। 3 कंडीशन है। समान मापांक का आवेश होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए, उनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए? अल्पज्ञ, नगण्य दूरी होनी चाहिए। इन सभी कंडीशन को फॉलो करने से जो तंत्र बनेगा, उसी तंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, ये प्लस क्यू आवेश
दूसरा ये माइनस क्यू आवेश, क्यू क्यू मापांक समान प्लस माइनस विपरीत प्रकृति, और इनके मध्य की दूरी में मान लेता हूं 2a, और ये जो 2a दूरी है ये कैसी दूरी है, अल्पज्ञ दूरी है, नगण्य दूरी है, बहुत कम है। कहने का मतलब ये दोनों आवेश बहुत समीप रखे हुए हैं, ठीक है। ये दूरी कैसी है, अल्पज्ञ। तो ये जो तंत्र बना है, ये तंत्र जो बना है, इसी तंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। आई बात यहां तक समझ में। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी विद्युत द्विध्रुव बनाइए, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव है तो इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी होगा। तो अपन बात कर लेते विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसको P से लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब कहेंगे किसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखो परिभाषा क्या होगी और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आवेश का मापांक, आवेश का मापांक, मापांक क्या है, Q मापांक है, तो मापांक क्या हो गया, Q, आवेश का मापांक तथा इनके मध्य की दूरी, तथा इनके मध्य की दूरी का गुणनफल, का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। परिभाषा वापस क्या हो गई, विद्युत द्विध्रुव के आवेश का मापांक तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक आवेश का हो गया कूलाम, दूरी का हो गया मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया, ठीक है। विमा की बात करें इसकी, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, कूलाम की विमा क्या होती है, A1T1, आवेश की विमा A1T1, और इसकी क्या हो जाएगी L1। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख L1T1A1, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। ये विमीय सूत्र है और ये एसआई मात्रक है। ये क्या है, इसका एसआई मात्रक, कूलाम इंटू मीटर Q आवेश, और ये दूरी को मीटर से लिखते हैं, तो कूलाम इंटू मीटर क्या हो गया, इसका एसआई मात्रक हो गया। यहां तक आगे बात समझ में, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो गई। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर दो बिंदु होते हैं, विद्युत द्विध्रुव के ऊपर दो बिंदु होते हैं। अब कौन कौन से बिंदु होंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से बिंदु होंगे। तो देखो ये प्लस Q आवेश, ये माइनस Q आवेश, ठीक है। अब एक मैं यह लाइन खींच देता हूं, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के दो पॉइंट होंगे, एक होगा अक्षीय पॉइंट, क्या होगा, अक्षीय बिंदु, एक होगा निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु। अक्षीय मतलब इसके अक्ष पे बनने वाला, ये लाइन है तो इसको मैं आगे कितनी बढ़ाऊं, ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका अक्ष है। यहाँ पॉइंट मान लो, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट मान लो, ये क्या होगा, अक्ष पे। मान लो यहाँ पे कोई P पॉइंट है, तो ये P क्या हो गया, अक्षीय बिंदु, क्या हो गया, अक्षीय बिंदु। निरक्ष कहाँ होगा, तो निरक्ष अक्ष के अलावा कहीं पे भी, अक्ष के अलावा मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ पे P बिंदु है, ये इसके अक्ष के अलावा कहीं पे भी है, तो निरक्ष हो गया, अक्ष का उल्टा निरक्ष। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, निरक्ष हो गया। तो ये दो पॉइंट होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों बिंदुओं पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों को अलग अलग बात करेंगे, दोनों की, कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। मान लेते हैं प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी 2a है, और इसके अक्ष पे यहां पे एक बिंदु P है, यहाँ पे P बिंदु है। तो इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, और इसके मध्य बिंदु से दूरी कितनी मान ली हमने, R मान लेते हैं। अब मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक दूरी A, और यहां से यहां तक दूरी A हो गई। अब बात करते हैं इनके द्वारा लगने वाले बल की, इनके द्वारा लगने वाले बल की यदि बात करें,
तो ये प्लस है। इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर जो है वो बल किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किस तरफ रहेगा, प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, विद्युत बल रेखाओं की बात करें, और माइनस की वजह से अंदर की तरफ लगेगा। मान लेते हैं इस यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E1 है और यहाँ पे क्या है E2 है, ये दोनों विद्युत क्षेत्रों की बात होगी। अब बात करें E1 कितना होगा, E2 कितना होगा, E1 की और E2 की बात करें तो हमें दूरियां चाहिए, तो यहाँ माइनस Q से दूरी कितनी हो जाएगी, देखो टोटल यहां से यहां तक R है, तो यहां से लगाकर यहां तक कितनी हो जाएगी R माइनस A, ये कितनी हो जाएगी, R में से A घटा दो, यहां से लगाकर यहां तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी R प्लस A, ये दूरी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, E1 और E2 की वैल्यू। तो पहले बात करते हैं प्लस Q आवेश के लिए, प्लस Q आवेश, अपन परिमाण की बात करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, तो E बराबर क्या हो गया, E की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये हम जानते हैं, वी नो दैट। तो प्लस Q की बात करें तो प्लस Q की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ कौन सा है, E1 है, तो E1 बराबर क्या हो गया KQ अपॉन, अब R की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, R की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहां से लगाकर यहां तक की दूरी R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बन गई एक तो समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब सेकंड इक्वेशन यही लिख देता हूं, माइनस Q आवेश के लिए, माइनस Q आवेश के लिए, तो इसके लिए E2 आ जाएगा, कितना आ गया KQ, मापांक तो बराबर है, दोनों का सेम है, तो KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है, समीकरण 1 में समीकरण 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, 2 में से 1 क्यों, क्योंकि देखो ये जो आवेश है वो इसके नजदीक है, ये आवेश इसके नजदीक है, तो नजदीक होने की दूरी कम हो गई, दूरी कम हो गई तो इनके मध्य बल अधिक लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र इसका परबल होगा, तो परबल होगा अधिक में से कम को घटाना है, इसलिए ये परबल है विद्युत क्षेत्र, ये थोड़ा कम है इससे, इसलिए अधिक वाले में से कम को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो घटाएंगे तो आ जाएगा अपने पास E नेट, तो E नेट कितना हो गया, E2 माइनस E1 करेंगे, E नेट बराबर क्या आ गया, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, KQ कॉमन आ गया, E नेट KQ कॉमन, एलसीएम क्या आ गया, R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, यहाँ R प्लस A का स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस को इससे गुणा कर देंगे अंदर की तरफ, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर R माइनस A का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब सर्व समीकरण को खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण है अपने पास, KQ, यहाँ क्या हो जाएगा देखो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, ये बन गया। अब इस सर्व समीकरण की बात करें तो माइनस को भी साथ में गुणा करते जा रहा हूं और सर्व समीकरण को भी खोलूंगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस का R स्क्वायर आता है तो माइनस से गुणा होकर माइनस का R स्क्वायर, प्लस का A स्क्वायर आता है तो माइनस से गुणा होकर माइनस का A स्क्वायर, और माइनस 2AB का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2RA हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, टोटल करेंगे तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, पीछे क्या बचा देखो, E नेट बराबर KQ, पीछे यहाँ क्या बच गया, 2 और 2 4 RA आ जाएगा, और अपॉन में क्या है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने बात की थी कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, अल्प है, अल्पज्ञ है, मतलब बहुत कम है, तो ये दूरी कम है तो A तो इससे भी कम हो गया, A इससे भी कम हो गया, तो अपन ये बात यहां पे कर सकते हैं कि R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर, R स्क्वायर बहुत बड़ा है A स्क्वायर से, अतः A स्क्वायर को अपन क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0 के बराबर। तो अब देखो अपने पास क्या बच गया पीछे, ये E नेट बराबर क्या आ गया, KQ 4RA अपॉन, यहां क्या बच गया R स्क्वायर और बाहर स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा,
ई नेट बराबर 4RA, ये हो गया R4, R की घात 4, एक R से एक R गया तो यहाँ नीचे क्या बच गया, क्यूब बचेगा, तो K क्यूब 4RA, सॉरी R तो कट गया, 4A अपॉन R क्यूब। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो इसको पर इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो ई नेट बराबर, यहां मैंने 2 को बाहर ले लिया, 2K क्यूब और 2A को अंदर लिख दिया, यहां बन गया R क्यूब। ये क्या है, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2K, इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे क्या आ गया, अब यहाँ पे P आ गया अपॉन R क्यूब आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए आ गया, अक्ष के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, अक्ष के लिए आ गया। अब अपन बात करेंगे निरक्ष के लिए। तो निरक्ष की बात करते हैं, निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए निरक्ष के लिए ये अक्ष था, अब बात करेंगे अपन निरक्ष पर, किसके लिए बात करेंगे, निरक्ष पर। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष कहां पे होगा, तो ये क्या है प्लस क्यू आवेश, ये क्या है माइनस क्यू आवेश, ये बन गया द्विध्रुव, यहां से यहां तक की दूरी वही 2A मानेंगे। 2A क्यों माने, क्यों देखो हमने भी डेरिवेशन किया था तो उसके अंदर अब यहाँ A मानते तो वहां A अपॉन 2 करना पड़ता, फॉर्मूला वही आएगा। तो डेरिवेशन को इजी करने के लिए हमने क्या माना है 2A 2L कुछ भी मान लो, ठीक है। अब निरक्ष की बात करें तो ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पे है, R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक पॉइंट P की बात करेंगे। अब इस P की प्लस Q से दूरी कितनी होगी और माइनस Q से दूरी कितनी होगी, ये दोनों दूरियां निकालनी है। तो देखो ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक कितना हो गया A, यहां से यहां तक भी A, ये क्या है समकोण त्रिभुज, या मान लेते ये थीटा डिग्री बन गया। अब समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस कर्ण, तो हाइपोटेनस हो गया ये। अब हाइपोटेनस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय या बोधाइन प्रमेय की बात करें तो बोधाइन प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, कर्ण हाइपोटेनस निकालेंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या लग जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा। इसका मान कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये भी उतना को उतना ही सेम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये भुजा आ गई। अब बात करते हैं बलों की कि इस P के ऊपर किस तरफ कौन सा बल लगेगा। तो प्लस Q की वजह से बल किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, ये प्लस Q है तो बाहर की तरफ लगेगा, सीधी सी बात है। इसके ऊपर बल किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, और इसकी वजह से किस तरफ लगेगा, माइनस की तरफ। तो ये हो गया E1, ये हो गया E2। अब देखो यहां में एक ये बना दिया, एक लाइन बना दी, तो यहां पे देखो थीटा, ये आधार, ये इसके समांतर लाइन जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, तो ये संगत कोण हुआ कि नहीं हुआ। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी कितना हो गया, थीटा हो गया। तो यदि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा E1 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 कोस थीटा, ये बन गया। अब बात करें E2 के लिए, तो ये E2 जा रहा है, तो E2 के लिए ये क्या हो जाएगा E2 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये साइन थीटा होगा यहाँ पे, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। इस तरफ कोस थीटा वाला घटक और ये क्या हो गया साइन थीटा वाला घटक। अब देखो दोनों आवेश समान, इनके मध्य की दूरी भी समान है, दूरी समान है, तो E1 और E2 क्या होंगे, समान होंगे। यहां बात करें अपन E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा की, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर और क्या है, विपरीत हैं, एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। देखो यहां लिख लेता हूं E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं, अतः परस्पर निरस्त हो जाएंगे। निरस्त का मतलब क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएंगे, निरस्त का मतलब हो गया कैंसिल, एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, तो क्या हो गया, ये विपरीत है तो एक दो परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बचा क्या है, E1 और E2 कोस थीटा बचा है,
तो ई नेट की बात करें तो ई नेट कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब मैंने बात की है कि E1 और E2 क्या एक दूसरे के बराबर हैं, लिख देता हूं यहाँ पे E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा। अब ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक ही दिशा में, तो जुड़ जाएंगे। यहाँ तो अपने घटा दिया था तो कैंसिल हो गए, तो ई नेट बराबर 2E cos थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर निकालेंगे ई की वैल्यू, तो ई नेट, ई की वैल्यू कितनी आ गई, अब दोनों बराबर है, एक वैल्यू लिखनी है, तो ई के लिए क्या जाएगा, के क्यू अपॉन आर। कौन सा होगा, यहां से यहां तक की दूरी कौन सा, यहां से यहां तक की दूरी को, एक ही बात है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या है, आवेशों के मध्य की दूरी, तो ये आ गई आवेशों के मध्य की दूरी। अब है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, ए, तो यहां मैं सीधा निकाल देता हूं, यहां लिख देता हूं कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या है a, कर्ण क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू कहां रखेंगे, यहां लिख देता हूं एक बार, तो कोस थीटा ये वैल्यू रखेंगे यहां पे। अब देखो क्या बनेगा, ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, इसको हटा देते हैं, ई नेट के क्यू अपॉन 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, इनटू ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू हमने याद रखी। इसके ऊपर घात क्या है, पूरे के ऊपर एक, इस पूरे के ऊपर घात कितनी है, रूट का मतलब क्या, घात आधी हो गई, तो ये एक और ये आधी कितनी बन जाएगी, घात 3/2 बन जाएगी। तो यहां देखो ई नेट बराबर, इसको पहले से अरेंज कर देता हूं, के क्यू और ये लिख दिया मैंने 2 है पूरा ही साथ में, यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ये क्या बन गया वापिस, P बन जाएगा। यहां बात करें तो आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर ऑलमोस्ट 0, क्या बन गया, ई नेट बराबर के क्यू, अब इसकी जगह P लिख देता हूं, के पी अपॉन आर स्क्वायर और घात 3/2, ये कट गया 2 से ये 2, तो के पी अपॉन क्या हो गया, आर क्यूब की वैल्यू ये आ गई। ये किसके लिए है, निरक्ष के लिए, इसको ई नेट ई निरक्ष भी लिख सकते हैं। तो यदि बात करें, कंपेयर करें दोनों में, संबंध की बात करें, अक्ष निरक्ष में संबंध की बात करें तो क्या संबंध आ रहा है, देखो अक्ष निरक्ष में संबंध की बात करें, देखो ये हटा देता हूं यहां से, अक्ष और निरक्ष में संबंध की बात करें तो क्या आएगा कि ई अक्ष इक्वल क्या था 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई निरक्ष क्या है kp अपॉन आर क्यूब। कितना फर्क है, अक्ष जो है वो निरक्ष का 2 गुना है, ये क्या है, निरक्ष है, तो यहां पर लिख सकते हैं ई अक्ष इज इक्वल टू ई निरक्ष। अक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुना के बराबर होती है। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं तक बात करेंगे। हमने आज बात की है विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कह दो एक ही बात है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन चीजों के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। अब अपने बचेगा विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण होता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान निकालना है, उसका एक टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसी के साथ अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगले पार्ट में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो देखें जिसमें ये आपको शुरुआत से समझ में आ जाएगा। और आज यहाँ तक हमने बात की है, अगली बात या इस पार्ट को कंप्लीट अपन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।